दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्टडोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। एक सहज सरल जिज्ञासा हो सकती है कि आज तो दुनियादारी में भारत और चीन के झगड़े के बारे में बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से दी लल्लन टॉप शो होगा, इसलिए दुनियादारी में किसी और मसले पर बात होगी। किस मसले पर, अभी खुलासा होगा। अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, ब्रेकिंग द आइस, माने दो पक्षों के आपसी रिश्तों के बीच जमी बर्फ़, उसका ठंडापन तोड़कर रिश्ते सुधारना। लेकिन आज की हमारी जो खबर है उसमें ये मुहावरा फेल होता है। यहाँ पिघलती हुई बर्फ़ रिश्ते बिगाड़ रही है। ऐसे बिगाड़ रही है कि दोस्त भी एक दूसरे पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये सब बर्फ़ के नीचे दबे उन संसाधनों और रास्तों के लिए है जिसके लिए दुनिया के देशों में होड़ लगी है। कौन सी रेस है ये होड़ है आर्कटिक में अपना प्रभाव बढ़ाने की। आर्कटिक इस धरती का सुदूर उत्तरी इलाका है। यह हिस्सा पड़ता है उत्तरी ध्रुव के पास। बर्फ़ से भरे इस विशाल इलाके के पूर्व में पड़ता है रूस। उत्तर में है वही अलास्का जो रूस ने अमेरिका को बेचा था। आर्कटिक के पश्चिम में है कनाडा और दक्षिण पश्चिम में है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का इलाका है। इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व में उत्तरी यूरोप का हिस्सा है। इस इलाके में आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं। ये 8 देश मिलकर कहलाते हैं आर्कटिक स्टेट्स। रूस को लगता है कि अगर अलास्का अब भी उसके पास होता तो आर्कटिक के पूर्व और उत्तर में बस वो होता और इस विस्तार के सहारे वो दुनिया में चल रही एक बड़ी होड़ जीत लेता। इस होड़ में शामिल खिलाड़ियों की नज़र यूँ तो कई फ़ायदों पर है, लेकिन इसमें सबसे बड़े फ़ायदे 2 हैं। पहला, आर्कटिक के जमे हुए समुद्र तल में दफन प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का बड़ा भंडार। कितना बड़ा है ये? 2008 में आई अमेरिकी जूलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक में करीब 9000 करोड़ बैरल कच्चा तेल का भंडार हो सकता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है। कच्चे तेल के अलावा यहाँ लगभग 669 लाख करोड़ क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार होने का भी अनुमान है। समझिए कि दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का जितना भंडार बचा है उसका लगभग 25% हिस्सा इस आर्कटिक एरिया में मौजूद है। तेल और गैस का भंडार ये आर्कटिक का बस एक पक्ष है। यहाँ की पिघलती बर्फ़ से पर्यावरण जानकार और वैज्ञानिक भले ही परेशान हों, लेकिन सरकारें इस पिघलती बर्फ़ में अपने लिए नए मौके देख रही हैं। आशंका है कि 2040 की गर्मियों के मौसम के आने तक आर्कटिक सागर बर्फ मुक्त हो जाएगा। ऐसे में इस रास्ते समुद्री व्यापार की नई संभावनाएं भी पैदा हो जाएंगी। रूट छोटा होगा तो व्यापारिक लागत भी कम होगी, मतलब कम समय में कार्गो की आवाजाही और ज़्यादा मुनाफा। ऐसे में ये व्यापारिक रूट और इस पर अपना प्रभाव जमाना, ये भी आर्कटिक से जुड़ी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो पहला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। दूसरा, आर्कटिक का ट्रेड रूट। अब आपको यहाँ चल रही होड़ के बारे में बताते हैं। कौन सा देश क्या कर रहा है, कौन बड़े प्लेयर हैं? 3 हैं, रूस, अमेरिका और चाइना। इन तीनों के बीच सांप नेवले की तरह दुश्मनी का पुराना अतीत है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसके 2 मेंबर, रूस और चीन, ये बड़ी तेज़ी से आपस में दोस्त बने हैं और इन्हें करीब लाने की वजह बना अमेरिका। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मॉस्को पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे रूस के साथ उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से खराब हुआ। उधर चीन का लंबे समय से फसाद चल रहा है अमेरिका से। ऐसे में वेस्ट से खार खाए ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आए। इनके बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ा। लेकिन रूस और चीन की ये दोस्ती अमेरिका और ब्रिटेन की तरह स्वाभाविक नहीं है। ये मजबूरी से उपजी पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप के नीचे कितना विश्वास है, इसकी एक मिसाल मिली 15 जून को। एक घटना जासूसी से जुड़ी। 15 जून को आई इस खबर का संबंध 4 महीने पहले यानी फरवरी 2020 में हुई एक घटना से। तो हम फरवरी से किस्सा सुनाना शुरू करेंगे, जून पर लाकर ख़त्म करेंगे। क्या हुआ था 11 फरवरी को? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में 78 साल के वलेरी मित्को घर में सो रहे थे।
सुबह के लगभग 7 बजे होंगे जब उनके दरवाजे की घंटी बजी। उन्हीं आंखों से मितको ने दरवाज़ा खोला। सामने 6 लोग खड़े थे। ये 6 लोग FSB के अधिकारी थे। FSB मतलब रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। इसको यूँ समझ लीजिए कि सोवियत खुफिया एजेंसी KGB का पुनर्जन्म हो गया है। इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर FSB सर्विस के लोगों की मौजूदगी मितको के लिए अच्छा संकेत नहीं थी। अगले कुछ मिनटों में उनकी आशंका सही साबित हुई। FSB के पास मितको को हिरासत में लेने और उनकी घर की तलाशी का वारंट था। मितको को पूछताछ के लिए FSB के मुख्यालय ले जाया गया। 13-14 घंटे तक उनके घर की सघन तलाशी हुई। जितना कागज पत्तर मिला सब सील। कई राउंड तक पूछताछ चली। फिर वलेरी मितको को उनके घर में ही नज़रबंद भी कर दिया गया। फरवरी में ये घटना हुई, तो फिर इसका जून से क्या कनेक्शन है? दरअसल 15 जून के दिन इस घटना की जानकारी दुनिया को हुई। जी, अब तक ये सब गोपनीय चल रहा था। 15 जून को इवान पावलोव नाम के एक वकील ने ये मामला पब्लिक कर दिया। पावलोव ने कहा कि वलेरी मितको उनके क्लाइंट हैं और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पावलोव के इस खुलासे के बाद रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने भी ये रिपोर्ट छापी। अब आप जानना चाहेंगे कि जनाब वलेरी मितको हैं कौन? ये रूसी नौसेना में कैप्टन थे। उनकी पोस्टिंग थी रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट यानी प्रशांत महासागर में ड्यूटी करने वाली विंग के अंदर। कुछ साल बाद उन्होंने नेवी छोड़ दी और विज्ञान की फील्ड में आ गए। रूस के बड़े वैज्ञानिक बने। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है? सबमरीन और हाइड्रो एकॉस्टिक्स। सबमरीन मतलब पनडुब्बी और हाइड्रो एकॉस्टिक्स मतलब रिसर्च की वो शाखा जो पानी में होने वाली आवाज़ पर काम करती है। इसका एक उदाहरण समझिए। पानी के भीतर क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये पानी को सुन के पता चलता है। अगर पानी की सतह के नीचे, बहुत नीचे कोई पनडुब्बी है तो हाइड्रो एकॉस्टिक्स के सहारे उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। मितको सेंट पीटर्सबर्ग स्थित आर्कटिक सिविक एकेडमी ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष भी हैं। आर्कटिक में चल रहे रूस के प्रयोगों और उसके वैज्ञानिक शोधों से जुड़ी टीम का हिस्सा भी हैं वो। मितको अब तक 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर ला चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं वैज्ञानिक शोध के। उन पर आरोप लगा जासूसी का। किसके लिए जासूसी की? इल्ज़ाम है कि चीन के लिए किया। इल्ज़ाम क्या है, विस्तार से बताते हैं कि मितको ने रूस के स्टेट सीक्रेट्स यानी अति गोपनीय जानकारियां चीन तक पहुंचाई और इन जानकारियों का संबंध है रूस द्वारा विकसित की जा रही एक खास टेक्नोलॉजी से, जिसके सहारे दूसरे देशों की पनडुब्बियों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का संबंध आर्कटिक क्षेत्र में होने वाली रूसी गतिविधियों से जुड़ा है। मितको पर लगे जासूसी के आरोपों का संबंध चीन की उनकी यात्रा से भी है। दरअसल मितको चीन स्थित डालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 2016 से वो हर साल 2 दफ़ा यहाँ लेक्चर देने जाते हैं। रूसी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन्हीं यात्राओं के दौरान चीन की खुफिया एजेंसी ने मितको के साथ संपर्क किया, उन्हें आर्कटिक क्षेत्र में रूसी नौसेना से जुड़ी जानकारियाँ देने के बदले फ़ायदा पहुँचाने का ऑफ़र दिया। इसके बाद मार्च 2017 से मार्च 2018 के बीच मितको जब भी चाइना गए तो उन्होंने रूसी सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़े कागजात अपने चाइनीज़ ऑपरेटर्स के हवाले कर दिए। अगर मितको पर लगे ये आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें 20 साल जेल की सज़ा हो सकती है। रूस में वैसे भी इस तरह के मामलों में बरी होने का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। और वलेरी मितको पहले रूसी वैज्ञानिक नहीं हैं जिन पर देश से गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा हो। पिछले 1 दशक से भी कम समय में करीब 8 बड़े वैज्ञानिकों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। इन 8 वैज्ञानिकों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर मितको की तरह चीन के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगा। ऐसा ही एक नाम है व्लादिमीर लेपिगिन का। व्लादिमीर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस में स्पेस रिसर्चर थे। उन्हें चीन को गोपनीय जानकारियां पास करने के आरोप में 7 साल जेल की सज़ा मिली है। मितको और व्लादिमीर जैसी ही कहानी वैलेंटीन डेनिलोव की भी है। डेनिलोव भी रूस के वैज्ञानिक थे। चीन के लिए जासूसी का दोषी पाया गया, 14 साल जेल की सज़ा हुई। ऐसे हर साल कई मामले आ रहे हैं। रूसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद देशद्रोह के ऐसे मामलों में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन प्रशासन का स्पाई मेनिया कहती है। कथित जासूसों और जासूसी के इन इल्ज़ामों से पार हम एक बार फिर लौटते हैं इस केस में सबसे दिलचस्प एंगल यानी आर्कटिक पर। आर्कटिक का हिसाब पहले ऐसा था कि जहां जिसने झंडा लगाया वो उसकी जगह हुई। कंपटीशन तेज़ हुआ दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस यहाँ अपना दावा बढ़ाने लगे। दोनों चाहते थे कि सामरिक नज़रिए से अहम लोकेशंस उनके पास हों,
इस चक्कर में दोनों पक्षों ने अपने कई मिलिट्री और रिसर्च बेस बनाए। फिर सोवियत के विघटन के बाद यहाँ स्थितियाँ थोड़ी धीमी हुई। आर्कटिक इलाके में बसे ज़्यादातर देशों ने तब अपनी सेनाएं भी वापस बुला ली। इन सब के बाद आता है साल 2007 का। रूस अपना एक पोलर मिशन भेजता है आर्कटिक में, और इस मिशन के दौरान एक दिलचस्प काम भी करता है। पनडुब्बी की मदद से उसकी टीम नॉर्थ पोल के नीचे करीब 4500 मीटर की गहराई में जाती है और अपना झंडा गाड़ देती है। और झंडा भी तैयारी से बना था, टिटेनियम का बना झंडा था। कितने भी बरस बर्फ और पानी में रहे तब भी उसमें जंग नहीं लगेगी। इसके बाद रूस के एक सांसद चिलिनगारोव का बयान आया। बोलते हैं कि अगर आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद भी कोई समंदर की तलछटी में उस जगह जाएगा तो वहाँ उसे रूस का झंडा नजर आएगा। आप सोचिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और यहाँ क्या बचकानी चीज़ें हो रही हैं। रूस कह रहा था कि हमने सबसे पहले झंडा लगाया तो ये जगह हमारी और इसके संसाधन भी हमारे। इसके जवाब में कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री पीटर मैके का मज़ेदार जवाब आया। बोले, ये 15वीं सदी नहीं है कि आप दुनिया भर में घूम घूम कर जगह जगह झंडा लगा दें और कहें कि झंडा हमारा तो उस डंडे के नीचे की ज़मीन भी हमारी। 2007 का रूस का ये मिशन होता है और इसके बाद से आर्कटिक की रेस जोर पकड़ लेती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? इसके मुताबिक आर्कटिक सर्कल में बसे 5 देश यानी रूस, कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका और डेनमार्क, इनके पास अपने समुद्र तट से उत्तर की तरफ करीब 320 किलोमीटर लंबा आर्कटिक जोन है। लेकिन लड़ाई है केक के बड़े से बड़े टुकड़े की। आप ये सवाल पूछना चाहेंगे कि सारे देश तो आर्कटिक से सटे हैं, उनका झगड़ा है, वो लड़ रहे हैं, चीन वहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, चीन का भौगोलिक आधार पर कोई दावा नहीं बनता, इसलिए वो बात कर रहा है आदर्शों की। जी, चीन भी अपने फ़ायदे के लिए आदर्शों की बात करता है। चीन का कहना है कि आर्कटिक किसी एक देश की संप्रभुता नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। अपना दावा ठोकने के लिए चीन कहता है कि वो आर्कटिक स्टेट भले ना हो, लेकिन नियर आर्कटिक स्टेट तो है। 26 जनवरी 2018 को आर्कटिक पर दावे से जुड़ा अपना पहला वाइट पेपर चीन ने पेश किया। कहा कि हम अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को आर्कटिक भी ले जाएंगे, वहाँ एक पोलर सिल्क रोड बनाएंगे। चीन के दावे को अमेरिका ने जाहिर सी बात है सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि 2 ही कैटेगरी हैं, एक आर्कटिक स्टेट और दूसरा नॉन आर्कटिक स्टेट्स। माने या तो आप आर्कटिक सर्कल में बसे हैं या नहीं बसे हैं। ये नियर आर्कटिक वाली जो चीनी थ्योरी है, इसका कोई आधार नहीं। इसके अलावा चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका आर्कटिक के दक्षिण में स्थित ग्रीनलैंड को लंबी चौड़ी आर्थिक मदद भी दे रहा है। आपको ध्यान आया होगा, ये वही ग्रीनलैंड है जिसके लिए पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप का खूब मजाक उड़ा था। तब उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। मजाक एक तरफ, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़र गड़ाने की वजह यही आर्कटिक की रेस है। ट्रंप प्रशासन ने सोचा, उत्तर में अपने पास अलास्का है, दक्षिण में ग्रीनलैंड हो जाएगा, दावा बढ़ जाएगा, चीन और रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, खासतौर पर चीन को। चीन और रूस एक सांस में बोला। मॉस्को, जहां जासूसी होती है, जो अपने जासूसों को दंडित करता है चीन को सामरिक जानकारी देने के लिए, लेकिन वैश्विक मंच पर दोस्त बना फिरता है। लेकिन आर्कटिक में चीन और रूस की ये दोस्ती काम नहीं करती। यहाँ वो बाकियों की तरह एक दूसरे को हराने के लिए होड़ लगा रहे हैं। दुनियादारी यही है दुनिया की सियासत। ये था बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी लद्दाख से है। यहाँ गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 3 लोग शहीद हुए। शहीद होने वालों में एक कर्नल और 2 जवान शामिल हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक भारत ने इस संघर्ष में दोनों ओर के सैनिकों के हताहत होने की बात कही है। चीनी पक्ष ने भी ये बात स्वीकारी है। आधिकारिक बयान आ रहे हैं, विस्तार से बात हो रही है। हम विस्तार से लल्लन टॉप शो में बात करेंगे। दूसरी सुर्खी उत्तरी कोरिया से है। उसने दक्षिण कोरिया के साथ बने अपने साझा ऑफिस को बम से उड़ा दिया है। 2018 में हुए शांति समझौते के बाद दोनों देशों ने रिश्ते बेहतर करने के लिए ऑफिस बनाया था। प्योंगयांग ने दक्षिण कोरिया के साथ सारे संबंध खत्म करने की धमकी दी थी। उसी सिलसिले में अब ये कार्रवाई हो रही है। तीसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। ये कोरोना का सफाया करने वाला देश बना था, हमने खबर दी थी, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों संक्रमित मरीज पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटे थे। ये था दुनियादारी का सुर्खियां सेगमेंट। अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। तारीख। आज तारीख है 16 जून और इसका इतिहास जुड़ा है एक क्रांतिकारी से, एक नायक जिन्हें आज ही के रोज़ फांसी दे दी गई थी क्योंकि वो अपने देश को सोवियत की गुलामी से, उसके चंगुल से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। मारे जाने के बाद ये शख्स कई पीढ़ियों तक अपने मुल्क का हीरो रहा। उनकी प्रतिमा बनवाई गई, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन दशकों बाद
फिर से उस देश में एक तानाशाह आता है और अब इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहा है। उसने इस हीरो की मूर्ति को भी बेदर्दी से हटा दिया। हम बात कर रहे हैं इमरे नेगे की, जो अक्टूबर 1956 में शुरू हुई हंगरी की क्रांति के नायक थे। ये क्रांति थी हंगरी को सोवियत प्रभाव से मुक्त करने की। हंगरी में कई लोग सोवियत के तौर तरीकों और उसके शोषण से नाराज थे। उन्होंने बगावत कर दी। क्रांति का पहला चरण कामयाब रहा। विद्रोहियों ने उदारवादी नेता इमरे नेगे को हंगरी का प्रीमियर बना दिया, लेकिन सोवियत इस बदलाव को मानने के लिए राजी नहीं था। उसने हंगरी पर हमला कर दिया। इमरे ने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी, लेकिन पश्चिमी देश सीधे सीधे हंगरी की मदद कर सोवियत के साथ जंग मोल लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में हंगरी अकेला पड़ गया और जैसी आशंका थी वही हुआ। सोवियत की सेना ने हंगरी की इस आज़ादी को कुचल दिया। इमरे नेगे पकड़े गए। 62 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 जून 1958 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उनकी शहादत का असर हुआ। सोवियत को अपने तौर तरीके नरम करने पड़े और 1989 में हंगरी में काबिज सोवियत सत्ता आधिकारिक तौर पर खत्म भी हो गई। इस मौके पर हंगरी की जनता अपने हीरो को नहीं भूली। 16 जून 1989 को यानी शहादत की 31वीं बरसी पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ इमरे नेगे का फिर से अंतिम संस्कार हुआ और 1996 में हंगरी की संसद के पास शहीद स्क्वायर में उनकी मूर्ति लगाई गई। आपको लग रहा होगा कहानी यहाँ खत्म हुई। नहीं, साल बदले, कैलेंडर बदले, फिर आया 2018 का साल और खबर आई कि इमरे नेगे की प्रतिमा हटा दी गई है। और आप जानते हैं प्रतिमा हटाने का ये आदेश किसने दिया? उसी शख्स ने जिसने 1989 में इमरे नेगे को दोबारा दफनाए जाने वाले उस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर दिए एक भाषण से अपना पॉलिटिकल करियर चमकाया था। इस शख्स का नाम है विक्टर ओरबान और उसकी पहचान ये है कि उसने हंगरी का लोकतंत्र खत्म कर दिया है, वहाँ का तानाशाह बना बैठा है। जनता को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सत्ता अपने स्थायी भाव के लिए कभी भी लोकतंत्र को तज कर तानाशाही रवैया अख्तियार कर सकती है। पूरी दुनिया में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। अपना ख्याल रखिए। दुनियादारी के इस एपिसोड के बारे में अपनी राय से हमें अवगत करवाइए और आखिरी में हमेशा की तरह लटक यानी लल्लन टॉप कविताएं, कहानियाँ, किस्से, कॉमिक एक्ट इंस्टाग्राम पर हमारी नई पहल, उसकी ये पेशकश देखिए। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पियाज खिड़की खुली मत छोड़ो, आवे झोंके से पगली बयार, पियाज बाती जली मत छोड़ो। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, दिए की ज्योति आँखियों में लागे, दिए की ज्योति आँखियों में लागे, पलकों पहन दिया सवार, पियाज बाती जली मत छोड़ो। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पपीहे ने मन की अग्नि बुझाली, पपीहे ने मन की अग्नि बुझाली, प्यासा रहा मेरा प्यार, पियाज बाती जली मत छोड़ो। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पियाज
खिड़की खुली मत छोड़ो। आई झोंके से पगली बयार, पिया आज बाती जली मत छोड़ो।